Hello everyone and welcome to the second lecture of quantized anchors, and today we are going to have discussion on torque. आपका पहला चैप्टर है और शुरू करते हैं। ज़ीरो से पकड़ेंगे सब कुछ। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। कोई बहुत ही फिजिक्स का एंथुजियास्ट है वो जाके वो लेक्चर देख सकता है, वरना ये जो लेक्चर है वो मतलब ओलंपियाड में काम आएगा, बोर्ड्स में तो ये काम ज़्यादा नहीं आने वाला है। सच्चाई बोलेंगे हम, आपको झूठ नहीं बताएंगे, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन, ये मोशन के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हो। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, मैंने तो 9 बर्बाद कर दी, जस्ट पास भैया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई लगने वाला नहीं है। ट्रांसलेशनल मोशन तुमने पढ़ा था ना, वो v=u+at पढ़ा था ना, ये सब पढ़ा था ना तुमने, वही है ये, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, छोड़ देंगे, फिर ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है। देखो ट्रांसलेशनल मोशन में होता क्या है। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, ठीक है, विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द सीधा मोशन। सिंपल सीधा मोशन क्या मतलब है कि मैंने एक बॉडी पे इस दिशा में फोर्स लगाई और ये इसी दिशा में आगे बढ़ने लग गया, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे भैया, सिंपल, ठीक है। इसमें ये वाली जो टर्म आती है ना, रिजिड बॉडी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये डेफिनेशन आप नोट करें अपनी कॉपी में, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। देखो, रिजिड बॉडी का अर्थ, ठीक है, रिजिड बॉडी का अर्थ, रिजिड बॉडी होती क्या है। देखो भाई, कलर बदल के समझा रहा हूँ, देख रहे हो। जी हाँ, मान लो ये बॉडी है, तो इस बॉडी को मैं रिजिड तब बोलता हूँ कि मान लो मैंने इसके बीच के 2 पॉइंट लिए और मैंने इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने डी बोला, तो ये रिजिड बॉडी तब कहलाती है व्हेन डी इज ऑलवेज कांस्टेंट। व्हेन डी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जब तक डी कांस्टेंट रहेगा तब तक ये रिजिड बॉडी है। इसका क्या मतलब है कि मान लो भाई एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने इस दिशा में से फोर्स लगाई, इस दिशा से फोर्स लगाई, यहाँ से फोर्स लगाई, यहाँ से, ये जो डी है वो बदलेगा नहीं। इसका मतलब कि ये पिचकेगी नहीं, है ना। रिजिड सुना है ना, रिजिड है, ये बड़ा रिजिड बंदा है, मतलब बदलता नहीं है, तो मतलब कि ये पिचकेगी नहीं। तो जब पिचकेगी नहीं तो बीच का डिस्टेंस भी नहीं बदलेगा, है ना। जब पिचक जाएगी तो ये दोनों पास आ जाएंगे, है ना, पास आ जाएंगे यार, ये सिंपल सी बात है। तो ये होती है रिजिड बॉडी। खुद के वर्ड्स में इसको एक बार आप कॉपी में लिख देना, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन के बारे में हम बात करेंगे और यही है आपका क्लास 10 का टॉपिक, क्लास 10 का टॉपिक है ये, ठीक है। देखते हैं इसको। अ रिजिड बॉडी समझा दिया मैंने आपको। परफॉर्म्स अ रियल रोटेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसको भाई हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने दरवाज़ा देखा है भाई अपने घर का, है ना। हम देसी बंदे, हम देसी एग्जाम्पल देंगे। भाई मान लो ये दरवाज़ा है, ठीक है, ऐसे होता है दरवाज़ा। तो इस दरवाजे को एक जगह लॉक कर दिया जाता है, इधर लॉक कर दिया जाता है दीवार पे और इधर लॉक कर दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको 3D में विजुलाइज करना, ये 3D में बना रहा हूँ मैं। हम क्या करते हैं, हम इसके कोने में एक फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के कारण ये इस हिंज के अबाउट, इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पे इसको लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज। उसको बड़े लोग क्या बोलते हैं, बड़े लोग तुम भी हो तो हिंज बुलाओ इसको, अगर खुद को बड़ा मानते हो तो फिर हिंज बुलाओ। तो जब हम इस पर एक फोर्स लगाते हैं तो ये घूमने लगता है, भाई ऐसे घूमने लगता है ना, तभी तो दरवाज़ा खोलते हो, तभी तो दरवाज़ा दया खोलता है, नहीं दया तो सीधा तोड़ देता है, छोड़ दो उसको भाई। जब किसी बॉडी को हम कहीं लॉक कर देते हैं और तब उस पर फोर्स लगाते हैं तो फिर वो घूमने लगती है, और इसी घूमने को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। और इसी घूमने वाले मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें। रोटेशनल मोशन ये
सेंटर ऑफ सर्कल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत मुश्किल लग रहा है ना सुनने में, अभी बताता हूँ, तुम बोलोगे हैं ये था क्या। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देते हैं इसको जल्दी से। हाँ, मिटा नहीं पूरा। देखो भाई, मान लो एक बॉडी है ऐसी, ठीक है, अमीबा टाइप बना दिया कुछ मैंने, छोड़ो। इसको मैंने इस पॉइंट पे लॉक कर दिया है, इस पॉइंट पे, इस क्रॉस से मैं बता रहा हूँ ये लॉक है, और इस क्रॉस को हम बोलते हैं हिंज या फिर स्लैश पिवट। हिंज स्लैश पिवट, इसको हम क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं। बड़े लोग पिवट बोलते हैं, आप खुद को बड़ा मानते हो तो पिवट बुलाया करो, ठीक है। हाँ, लॉक कर दिया मैंने, लॉक कर दिया, कुछ नहीं है, लॉक कर दिया, ठीक है, देसी भाषा से कुछ नहीं हुआ, अब बोर्ड खा जाएगा तुम्हें। अब मैंने इस पे मान लो इस कोने पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये घूमने लगेगा भाई, ये घूमने लगेगा ना, घूमने लगेगा, ये कस के घूमेगा ऐसे, हो घूमने लगेगा ना। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पॉइंट बहुत पसंद है, और ये तुम्हें बड़े होके समझ आएगा कि पॉइंट क्यों पसंद होता है जब 11th में साइंस लोगे। कुछ लोग बोलेंगे हाँ हो गया हमारा साइंस से, नहीं यार, साइंस मज़ेदार होती है, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, मान लो मैंने इस पे 2 पॉइंट लिए, मान लो ये एक पॉइंट है, अरे भैया, अरे नोट कैसे बन गया ये, 1 मिनट बच्चों, हमसे गलती हो गई है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अरे भैया, ये कैसे हटेगा ये, इग्नोर करें बेटा, आपके टीचर को चलाना भी नहीं आता है ये सब, तो आप इग्नोर करें, ठीक है, जस्ट इग्नोर, ये कभी था ही नहीं वहाँ, ठीक है। देखो मैंने इस बॉडी पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। जब ये बॉडी घूमेगी तो ये पॉइंट एक सर्कल में घूमेगा, है ना, और ये पॉइंट भी सर्कल में घूमेगा, ऐसे नहीं, गंदा सर्कल बन गया, छी 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 छी, ऐसा सर्कल, ये ऐसे, जी हाँ, ये सर्कल बनेगा। अब यार मुझे ये बात बताओ कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट, यहाँ पॉइंट था हमारा, तो ये जो पॉइंट है जब ये घूमा तो ये एक सर्कल में घूमा, और इसका जो रेडियस है वो हम कहाँ से नाप रहे हैं, इस पिवट से नाप रहे हैं, क्योंकि पिवट ही एक जगह है जो नहीं घूम रही है ना, और उसके अराउंड ऑल पॉइंट्स रोटेट अबाउट द पिवट, ऑल पॉइंट्स रोटेट अबाउट द पिवट, और ये जो पिवट से वहां तक का डिस्टेंस है वो रेडियस है, और पिवट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर, ठीक है, क्या है ये, सेंटर है, सिंपल। तो ऐसे ही उन्होंने फॉर्मल भाषा में यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स रियल रोटेशनल मोशन, मतलब कि घूम रहा है, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, है ना। ये बात समझ में आई तुम्हें, ये बॉडी थी, ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, यहाँ पे मैंने पिवट कर रखा है, तो ये एक सर्कल में घूमेगा, ठीक है, और ये भी एक सर्कल में घूमेगा, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मैं बताता हूँ स्ट्रेट लाइन कहाँ से आई, पर यहाँ तक समझो कि ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो पिवट पे लाई करेगा। अब मैं बताता हूँ लाइन कहाँ से आई, ठीक है, लाइन कहाँ से आई, देखो भाई लाइन कहाँ से आई। जो लिख नहीं पाए वो वीडियो को 2 सेकंड पीछे लेकर जाएं और लिख लें, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता, सॉरी, वेरी सॉरी। अब भाई जो हमारी धरती है, माता है, वो धरती माता चपटी है कि गोल, ओ चपटी है, चपटी, गंवारो, अगर ये भी नहीं पता है तो भाड़ में जाओ तुम ठीक है। देखो अब जो हमारी धरती है वो गोल है, स्फीयर है ना। तो भाई इस स्फीयर को हम ऐसे देखते हैं, मान लो ये एक लाइन बनी, ठीक है, और ये एक बनी, है ना। अब ये इस लाइन के अबाउट नहीं घूमता है क्या, मुझे ये बताओ, ये इस लाइन के अबाउट नहीं चक्के मारता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नहीं घूमता है क्या, ये जो स्फीयर होता है वो स्फीयर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमता है ना, घूमता है कि नहीं, घूमता है ना। तो फिर 3D में अगर मैं तुम्हें विजुअलाइज कराऊं तो देखो क्या हो रहा है, क्या कहना चाहता है कि स्ट्रेट लाइन पे
सेंटर लाई कर रहा है, बता रहा हूँ, डरोगे नहीं तुम, डरने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये मान लो ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, और मैंने इस लाइन पे, इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं, पर्पल कलर बहुत मायूस सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को रोना आ रहा हो। ये जो क्यूब है, इस क्यूब की इस वाले पोर्शन को मैंने बांध दिया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने बांध दिया है, और इसके अबाउट मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसके अबाउट मैं इसका रोटेशनल मोशन करा रहा हूँ। तो मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला, और एक पॉइंट है ये वाला, ये भी सर्कल में घूमेगा और ये भी सर्कल में घूमेगा, है ना। अब इस वाले सर्कल का जो सेंटर होगा, जो सेंटर होगा वो लाई करेगा यहां पे, और इस वाले सर्कल का जो सेंटर होगा वो लाई करेगा यहां पे, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है बच्चों? एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है इधर, और ये एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है। बात समझ में आई तो बढ़िया है, आगे बढ़ो, नहीं आई रिवाइंड करो, समझ आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत खास है ही नहीं। अब बात आती है मोमेंट ऑफ फोर्स पे, क्या होता है ये, है ना। ये सब भाई नहीं समझ आएगा तुम्हें, सीधा हम आपको बता देते हैं कैसे समझें इसको, ठीक है। इसमें हमारे पास अच्छे खासे पेजेस भी हैं, बढ़िया बात है। देखो यार, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, कितनी तेज़ गया, कितनी ज़ोर से खींचा, है ना, कितनी कितनी मोमेंटम से जा रहा है, कितनी तेज़ मतलब कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी ज़ोर से खींचा मतलब कितनी फोर्स से जा रहा है। यहाँ पे हम जो सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है कितना घूमा। भाई कितना घूमा, हमारा जो सवाल है, जो बिलियन डॉलर क्वेश्चन है, वो बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कितना घूमा। और इस कितना घूमा को डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटिटी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसी को हम बोलते हैं, बड़े बच्चे बोलते हैं टॉर्क। क्या हुआ जी? टॉर्क, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर अपने आप को बड़ा मानते हो, अगर चाहते हो कि कुछ बड़ा करो तो टॉर्क बुलाओ, मतलब ईगो पे लेनी पड़ेगी तुम्हें बात, ठीक है। अगर मानते हो अपने आप को बड़ा तो बुलाओ उसको टॉर्क, नहीं मानते तो वो छोटे बंदे तो फिर जो बोलना है वो बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कितना घूमा को मैं बहुत सारी चीज़ों में तोड़ता हूँ, ठीक है। मैं एक रॉड बना रहा हूँ और इस पॉइंट को मैंने बांध लिया, और बांधे हुए पॉइंट को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना टाइम किसके पास है। पिवेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? पिवेट, इट इज़ नोन एज पिवेट। क्या बोलते हैं जी? पिवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पिवेट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स लगा दी, यूं, ठीक है। मैंने एक फोर्स लगा दी ऐसे, मैंने एक फोर्स लगा दी ऐसे, और मैंने एक फोर्स लगा दी ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, और एक फोर्स ऐसे। अब मुझे बताओ, तुम खुद दिमाग लगा के बताओ कि किस किस फोर्स की वजह से घूमेगा। बताओ मुझे, खुद बताओ, मैं तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रहा, तुम खुद बताओ किसकी वजह से घूमेगा, खुद सोच के बताओ, बताओ 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 बताओ, सोचो सोचो सोचो। सोच लिया भाई? जिसने जिसने ये बोला है कि इसके वजह से घूमेगा और इसकी वजह से घूमेगा वो एकदम सही है, और जो ये वाला बोले हैं फिर से एक बार सोचो भाई। मान लो ये एक दरवाज़ा है, अब दरवाजे को तुम ऐसे फोर्स लगाने से ये ऐसे घूमता है, अब तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मतलब तुम दरवाजे के साइड में जाके उसको धक्का मार रहे हो, मारते रहो, पूरा दिन मारते रहो, नहीं खुलेगा, है ना। तो बेसिकली हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारी फोर्स है वो डिपेंड करती है कि वो कहाँ लग रही है,
है ना। अब मान लो कि मैंने एक जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक जगह 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक जगह 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना। तो अब ये भी सोचने वाली बात होगी कि भाई जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा घुमाओ। हमको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, कितना घुमा, तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा घुमाओ। इसको हम लिख लेते हैं, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना घुमाव बढ़ेगा, ठीक है। जितना फोर्स बढ़ेगा उतना घुमाव बढ़ेगा, ठीक है। अब तुम जाके एक एक्सपेरिमेंट करो। जो अपना दरवाज़ा है उस दरवाजे को, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा दरवाज़ा है। मुझे येलो कलर बहुत पसंद आ रहा है गाइस, आई एम नॉट अ डर्टी फेलो प्लीज़। ये जो तुम्हारा दरवाज़ा है यहाँ पे एक, यहाँ पे वो लॉक हो रखा है, यहाँ पे हिंज है उसका, ठीक है। तुम एक बार तुम कोने पे धक्का दो और एक बार हिंज के पास जाके धक्का दो, ठीक है। बताना कि किससे धक्का दे पाए, बताना, है ना, बताना। कर लिया, जाओ जाओ जाओ, नहीं 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 नहीं, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जाओ चुपचाप से करके आओ। कर लिया, बहुत बढ़िया। अगर किया है किसी ने तो ये पता चलेगा कि जितना हम पिवट से दूर जाते हैं, हिंज से दूर जाते हैं, उतना ज़्यादा घुमाव होता है। जितना हम पिवट से दूर जाते हैं उतना ज़्यादा घुमाव बढ़ता है, उतना ज़्यादा घुमाव बढ़ता है। तो इस पिवट से जो दूर जाने वाले टर्म को मैं डिटरमाइन करूँगा आर से, कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैं गया, इस डिस्टेंस को मैंने आर बोल दिया। अब जितना ज़्यादा आर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा घुमाव बढ़ेगा, है ना। कि भाई मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो कम घूमेगा, यहाँ लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ लगा रहा हूँ तो ज़्यादा घूमेगा, यहाँ लगा रहा हूँ तो कम घूमेगा। तो भाई जितना आर बढ़ेगा उतना तुम्हारा घुमाव भी बढ़ेगा। अब तीसरी और सबसे मुश्किल समझने वाली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसने ही समझ लिया ना दोस्त, उसका भाई ये चैप्टर ख़त्म है। मैं सही बता रहा हूँ, चैप्टर ओवर है, ख़त्म, कुछ नहीं है इस चैप्टर में इसके बाद, ठीक है। यही है, ये समझ लो, बता रहा हूँ चैप्टर ख़त्म है। देखो, सारे कान आँख नाक यहीं, ठीक है भाई। देख लो, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ऐसी प्यारी सी सुंदर सी बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना। कोई डर तो नहीं रहा है, बोर्ड निकल जाएगा, सबसे आसान एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी का। मैं इस लाइन को कुछ बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। अब देखो, मैंने इस पे इस दिशा में फोर्स लगाई, ठीक है, मैंने इस दिशा में इस पे फोर्स लगाई, ओके, और मैंने इस दिशा में फोर्स लगाई, ठीक है, और मैंने इस दिशा में फोर्स लगाई। और ये जो तीनों फोर्सेस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है, इक्वल मतलब तीनों 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। सेम तरीके से खींचा है, सेम फोर्स से खींचा है, तीनों इक्वल मतलब इक्वल फोर्स से खींची है। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सोचो और बताओ कि किस में ज़्यादा घुमाव होगा। सोचो, अच्छे से सोचो, सोचो, ध्यान से सोचो और बताओ मुझे, ध्यान से सोचो और बताओ। सोचा, सोचा क्या, सोच लिया, वेरी गुड। अगर तुमने सोचा है, ध्यान से सोचा है, तो तुम्हें पता चला होगा कि ये वाली जो फोर्स है उस फोर्स से मैक्सिमम घुमाव होगा, ये वाली जो फोर्स है उससे थोड़ा कम, और ये वाली जो फोर्स है उससे सबसे कम। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाता तब तो फिर घुमाव आता ही नहीं। इसका मतलब जितना मैं इस ग्रीन वाली लाइन से, यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई थी ना, जितना मैं ग्रीन लाइन के पास लाता हूँ अपनी फोर्स को, उतना जो हमारा घुमाव है वो घटते जाता है, उतना जो हमारा घुमाव है वो घटते जाता है ना। जितना मैं ग्रीन वाली लाइन के पास आता हूँ उतना हमारा घुमाव घटता जाता है। इसको मैं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, ऐसे लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि जितना मैं इस लाइन से थीटा एंगल दूर आता हूँ उतना हमारा घुमाव बढ़ता जाता है ना। देखो जी, कि भाई हमारे पास थीटा 3
ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो जितना थीटा बड़ा होगा उतनी फोर्स भी बड़ी होगी। सही है, जितना थीटा बड़ा उतनी फोर्स भी बड़ी। सही बात है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा जिसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, ताकि तुम 11वीं में जाके समझ जाओगे ये बात, आई प्रॉमिस। बट ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है ना। तुमने 0, 90, 60, 45 सबकी वैल्यू पढ़ रखी है। तुम साइन 45 निकालो, साइन 60 निकालो, साइन 60 हमेशा बढ़ाएगा, हमेशा हमेशा बढ़ाएगा। तो अगर थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा 3 ग्रेटर देन साइन थीटा 2 ग्रेटर देन साइन थीटा 1। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा घुमाव भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा घुमाव बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे हमारा साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा घुमाव बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं घुमाव को एक क्वांटिटी की तरह बोलता हूं जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा वाली जो बात है ना, मैं तुम्हें अब ये जो साइन थीटा वाली बात है वो तुम्हारी सेलिना की बुक में कहीं नहीं मिलेगी, तुमको एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो कि भाई जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी फोर्स बढ़ेगी। तो इस घुमाव को मैं टॉर्क के नाम से डिफाइन करता हूं, और इस टॉर्क को हम इस सिंबल से बताते हैं, इस सिंबल से, और इसको हम बोलते हैं टाउ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाउ। तो अब मुझे ये बताना कि जितना ज्यादा लालच होगा उतने ज्यादा कम चांसेस होंगे पैसे बनने के। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है, और जितना ज़्यादा ह्यूमिलिटी होगी, जितना ज़्यादा हम्बलनेस होगी, उतना ज़्यादा चांस होगा पैसा लाने का, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा टॉर्क है, जो हमारा टाउ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है, जो हमारा टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो हमारा टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। तो इन तीनों को हम क्लास 9 से मल्टीप्लाई करते आए हैं, तो इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई करके लिख दो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। और इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को तुम हटा दो, क्योंकि हम एसआई यूनिट में जब खेलेंगे तो फिर ये इक्वल ही हो जाता है, इक्वालिटी का रिलेशन यहाँ पे बन जाता है। अब जब तुम क्लास 10 सेलिना की बुक उठाओगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा, तुमको इसका एक अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा, और वो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिलीट किया जाए, कौन कम इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिलीट करेंगे नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये मतलब खुद से समझने वाली चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ले लिया, ओके। अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लग रहा है व्हाइट बोर्ड मिटा रहा हूँ। चलो मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक पिवट है। मैं इस एफ को ऐसे लिख रहा हूँ, और यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई थी ना, और फिर ये एंगल थीटा मेजर किया था, है ना। इस एंगल को मैंने थीटा बुलाया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, है ना। ये जो डिस्टेंस है वो आर है, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ है ये है ना। ये जो डिस्टेंस है वो आर है, जितना हम दूर जाएंगे, जितना हम दरवाजे को दूर से धक्का मारेंगे उतने अच्छे से घूमेगा। एक दो बार वीडियो को देखना, ठीक है, तभी तभी समझ आएगा। ये जो डिस्टेंस है वो आर है, ये जो फोर्स है वो थीटा एंगल पे लग रही है। बात समझ में आ रही है ना। अब मैं करने वाला हूँ खतरनाक वाली ज्योमेट्री, देखना कि ये हमारी आर लेंथ है, ठीक है, ये आर है, और ये जो हमारी एफ फोर्स है उसके साथ हमें जो है एंगल दे रखा है थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं
मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जी देखो, मैं इस एफ वाले लाइन को बढ़ा दे रहा हूँ आगे, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब ये जो एंगल था हमारा वो थीटा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले दो, दिख रहा होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा, क्या होगा ना, वो भी थीटा होगा। और यहाँ पे जो हमारी एफ फोर्स है वो ऐसे लगी है, यूं, ठीक है, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, इस पॉइंट से जहां पे हमारा पिवट था, ये वाला पॉइंट, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरवा दी, ठीक है। अब तुम पेन कॉपी उठाओ और मुझे ये बताओ कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी। तुम थीटा के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो और आर का डिस्टेंस यूज कर सकते हो, ये तुम्हारे पास अनुमति है। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है ये वाली, उसकी लेंथ क्या है, बताओ, ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। हो गया, ट्राई कर लिया, नहीं किया ना, आलसी हो बहुत। देखो अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो उसको मैं लिखता हूं ए बी बाई ए सी। इस केस में जो ए सी है वो आर है, तो ए बी को मैं लिख सकता हूं, ए सी को मैं लिख सकता हूं आर, तो मैंने ए बी को लिख दिया आर साइन थीटा। ये देखा देखा लग रहा है क्या, ये देखा देखा लग रहा है क्या, देखा देखा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है ना देखने में, आर साइन थीटा। जी हाँ, इस डिस्टेंस को, इस ए बी को, इस ए बी इज नोन एज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, डिस्टेंस, अरे यार कहीं और लिखते हैं, देखो यहां लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मैंने यहां फोर्स लगाई थी ऐसे, मैंने एक लाइन बना दी आगे, तो देखो मैंने ये फोर्स लगाई थी ऐसे, मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। और इसी को हमने ए बी बोला, तो भाई ए बी को मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो जो हमारा टॉर्क निकल के आएगा वो होगा एफ इंटू ए बी, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मैं एक और बार समझाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है टफ है, आई नो इट इज टफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। देखो अब जिसको कुछ नहीं समझ आया वो ये देखे, इससे उसका पूरा काम हो जाएगा, जिसको समझ आ गया वो बहुत बढ़िया, उसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, इससे आपका 90% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, आई प्रॉमिस यू। ये फोर्स है आपकी, ठीक है। इस फोर्स को जब मैंने बनाया तो मान लो, तो तुम इसको ऐसे इमेजिन करा करो कि तुम एक धागे से खींच रहे हो, है ना, एक धागे से एक एंड को खींच रहे हो, है ना। इस फोर्स को जब मैंने बनाया तो मैं इसके इस एंड को एक धागे से खींच रहा हूं, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। अब उस धागे को तुम लंबा कर दो, यानी कि ये जो फोर्स बनाई है मैंने, इस फोर्स को आगे बढ़ा दो, मतलब ये लाइन है ना, ये एक धागा है, इस धागे को आगे खींच लो तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी, और ये इनफाइनाइटली आगे जाएगी, और इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पूरा नहीं लिख रहा मैं, आलसी हूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे तुम गिराते हो एक परपेंडिकुलर, जी हां, और इसको तुम बोलते हो परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। LOAOF मत लिख लेना, ठीक है, तुम्हारा टीचर भी लमाओ कर देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैंने P बोला, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
फोर्स। और जो हमारा टॉर्क डिफाइंड होता है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, ये हमने सेल्फिशली घुमाव को डिफाइन करने के लिए बनाई है। ये जो टॉर्क होता है उसको हम लिखते हैं P इंटू एफ। दिस इज ऑल यू हैव टू नो। जो अभी तक मैंने बताया, ये साइन थीटा वाइन थीटा, ठीक है, थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा भी बदलेगा, ये सब ठीक है। जिसको समझ आया वेरी गुड, तुम्हारा कॉन्सेप्ट दुनिया में सबसे अच्छा क्लियर है। बट जिसको नहीं भी आया वो चिंतित ना हो, इतने से काम बनेगा, काम बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम P बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को तुम ऐसे विजुअलाइज करो कि तुम एक पॉइंट को धागे से खींच रहे हो और धागे को लंबा कर रहे हो। तो ये धागे को तुमने लंबा किया है और इस लंबे धागे पर तुमने एक परपेंडिकुलर गिराई है। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री वाली लाइन, उसको तुम टॉर्क बोल दे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हें टॉर्क मिल रहा है, बस ये है। और ये जो टॉर्क है वो बता रहा है कि घुमाव कितना है। अगर ये जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी तो मतलब घुमाव ज़्यादा है, अगर ये टॉर्क की वैल्यू कम आएगी मतलब घुमाव कम है, बस इतना है। यूनिट्स ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स, भाई तुम परपेंडिकुलर और फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, परपेंडिकुलर की यूनिट मीटर होती है ना। डाइन वाइन ये सब तुम कर सकते हो, ये सब तो तुम्हें कोई भी बता देगा। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया था, वो मैंने तुम्हें बता दिया, बस इतना ही था। मैं बता रहा हूँ यार, बस ख़त्म है ये चैप्टर, अब कुछ नहीं है इसमें। बिलीव मी, अगर आप यहाँ तक सर्वाइव कर चुके हैं आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बिलीव मी 100% ख़त्म है आपका ये चैप्टर। बस आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। 20 मिनट का वीडियो लाऊंगा मैं, पूरा क्लियर कर दूंगा उसको भी, वो तो बहुत ईजी है मतलब तुम्हारे लिए, ठीक है। हुफ, ख़त्म हो गया, खुशी होनी चाहिए। जिसको नहीं समझ आया दुखी ना हो, एक बार और वीडियो देखे, एक बार बुक को रीड करे। मुझसे नहीं समझ आता है किसी और क्रिएटर से देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझसे आके देखो। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तुमको बोर्ड में नंबर लाने हैं, ठीक है। मुझे तो व्यूज़ की कोई चिंता नहीं है, मुझे तुम तक ज्ञान पहुँचाना है, पहुँचा दिया। बहुत ज्ञान नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। मैं दोस्तों से पूछना कभी। चलो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, कि भाई जो ये बताया था ना मैंने कि ये है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट, है ना। टॉर्क मैं बुलाता हूँ, टॉर्क बड़े लोग बुलाते हैं, सच में बड़े लोग बुलाते हैं, फ्रेंड मत हो ना, 11वीं क्लास के बच्चे बुलाते हैं टॉर्क वर्क, तो इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बुलाया करो, ठीक है। तो जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है ये क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। मान लो कि ये जो रॉड है जिसको मैंने यहाँ पे पिवट कर रखा है वो ऐसे घूम रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर वो ऐसे घूम रही है तो वो क्लॉकवाइज घूम रही है। अब जब वो क्लॉकवाइज घूमती है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। जब हम बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है नेगेटिव टॉर्क, कुछ नहीं है ऐसा, बोलने की बातें हैं कि जब क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो नेगेटिव होगा, बस बोलने की बातें, चिंता मत करो तुम, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो तुम्हारा पॉजिटिव टॉर्क होगा। बोलने की बातें, चिंता मत करो, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा सब समझ आ जाएगा, ये पढ़ लो तुम, ठीक है। इफ़ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इज टेकन पॉजिटिव। कि भाई ऐसे घूम रही है तो नेगेटिव, ऐसे घूम रही है तो पॉजिटिव, कुछ नहीं है। अभी मैं समझा दूंगा एक क्वेश्चन करके। कपल पे हम आएंगे एक सवाल करके, ठीक है। सवाल करके बताओ मुझे। सबसे पहले तो ये सवाल है कि भाई ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की और ये जो एंगल है वो मुझे 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। और जो हमारा ये डिस्टेंस है वो मान लो 5 मीटर का है, 5 मीटर की बड़ी रॉड है। तो तुम मुझे यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट करके बताओ कैलकुलेट करके। हो गया, सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, कर दूँ, ठीक है। जो हमारा टॉर्क होगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। तो यहाँ पे मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। ये मेरी पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बन गई। और अब इस पिवट से मुझे इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक 90 डिग्री गिराना है। तो भाई मुझे ये ऑलरेडी गिवन है कि एंगल 90 डिग्री है, तो मैं यहीं से 90 डिग्री गिराऊंगा तो यही एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 5 ही है।
है ना। तो यहाँ पे तुम P इज इक्वल टू 5 डालो, 10 डालो, आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। अब इसको अपग्रेड करते हैं। मज़ा आ रहा है? कैसा जा रहा है दिन रात? क्या वो छोड़ के चले गई? मुझे भी चले गई, मैं तो बनी ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। दुख दर्द पीड़ा। चलो पढ़ने आ जाओ। देखो मान लो यहाँ पे एक बॉडी है ऐसी, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पे इसको पिवेट कर रखा है, पिवेट, ये पिवेट है हमारा, पिवेट मतलब बांध रखा है ना, पिवेट है हमारा ये। और मुझे ये डिस्टेंस बता रखा है 5 मीटर, मुझे ये डिस्टेंस बता रखा है 5 मीटर इस पॉइंट और इस पॉइंट का, जहाँ पे फोर्स लग रही है ना। 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट, कोई 3D में विजुअलाइज ना करे, 2D ऑब्जेक्ट है। 5 मीटर मुझे ये डिस्टेंस दे रखा है। और मुझे एक और चीज़ दे रखी है कि मुझे ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी अगर इस फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन। बताइए, सॉल्व करिए और बताइए जल्दी से जल्दी। ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, बताइए। वेट करेंगे हम आपका और पानी पिएंगे। सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व कर पाए पॉज करें और सॉल्व करें, नहीं कर पाए तो फिर सल्यूशन देखिए। हो गया सॉल्व, करने जा रहा हूँ मैं। देखो 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 क्या वो पेड़ है। ये जो हमारी फोर्स है, इसके लिए मुझे लाइन ऑफ एक्शन बनानी है। अब ध्यान से देखो, ये हमें लाइन ऑफ एक्शन दे रखी है ना, लाइन ऑफ एक्शन तो दे रखी है ना मुझे, ये लाइन ऑफ एक्शन ही तो है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही तो है ये। ध्यान से देखो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ही तो है। और ये मुझे ये डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर। अब मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरा दी, इसी को हम P बोलते हैं। अब तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा तो मैं बोलूँगा P/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/2, है ना। अब मुझे P की वैल्यू मिल गई, 50 न्यूटन गिवन है, तो 50 इंटू 5/2, ये 25 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। सिंपल, हैंड राइटिंग पे ना जाए भाई, स्टाइलस नहीं चल रहा है सही से, ठीक है। 125 आ जाएगा। बस ये सवाल जिसने कर लिया वो बहुत खुश हो जाए, क्योंकि यही डायग्राम तुम्हें अपनी सेलिना की बुक में मिलेगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है ये सब, समझ आ गया होगा अभी तक, ठीक है। टाइम कितना हो गया है? ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे, 45 मिनट्स, 1 घंटे तक खींच सकते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपल की बात करते हैं, और कपल के बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम, और हमारे पास फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, और हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और फिर हमारे पास चैप्टर ख़त्म। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके 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 ओके। कपल को मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, यही है। दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब दो बॉडी, दो चीज़ें, दो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब कुछ तो इक्वल हो रहा है, इतना समझ लो तुम, ठीक है। अब जैसे इक्विलिब्रियम का जो मतलब होता है वो आपको डेफिनेशन ही बता पाएगी। देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर मोशन,
लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मान लो कि यहाँ पे एक बॉडी है और ये रेस्ट पे है ना, ये रेस्ट पे है। मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की और मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। अब ना तो ये घूम रहा है ना, ना तो ये घूम रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे घूमने लग गया, हो घूमने लग गया है, नहीं, ना तो ये घूम रहा है ना, ना तो ये घूम रहा है और ना तो ये चल रहा है। तो जब ये ना चलता है ना घूमता है ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है, तो एफ नेट तुम लिखोगे 10 प्लस -10 क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूँ और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानूँ तो ये वाला जो 10 होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो 10 + -10 = 0। अरे यार, तुम ऐसे समझो कि तुम्हें एक जगह से एक मोटे एंगल धक्का दे रहे हैं और दूसरी जगह से एक और मोटे एंगल धक्का दे रहे हैं। कोई फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? नहीं। तुम्हें दबाव बहुत पड़ेगा, बट तुम कहीं हिलोगे क्या? नहीं हिलोगे। व्हेन द बॉडीज स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट डज नॉट चेंज। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या है? मतलब वो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है। जब उसकी वेलोसिटीज़ पहले भी 0 थी और बाद में भी 0 है, फोर्स लगने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सिंपल। इसका एक और एग्जांपल है कि मान लो एक बॉडी है जो कि 20 km/h की स्पीड पे जा रही है। इसका क्या मतलब है? कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। भाई वेलोसिटी में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो ऐसे समझो कि इसकी जो स्पीड है वो बदल ही नहीं रही है। स्पीड कब बदलती है? जब उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स नहीं लगेगी तो स्पीड नहीं बदलेगी। वो यही बोल रहे हैं कि जब तक तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन, इसको मैं बोलता हूँ सीधा सीधा वेलोसिटी, जब तक तुम्हारा वेलोसिटी नहीं बदलता है तब तक तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलता है। और ये कब होता है? जब तुम पे फोर्स नहीं लग रही होती है। और अगर फोर्स लग भी रही है तो वो कैंसिल हो जा रही है, और इसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सिंपल। और इक्विलिब्रियम अब 2 टाइप के होते हैं, है ना। जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो होता है 2 टाइप का। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, पहले भी रेस्ट में था, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में है, 20 करोड़ साल बाद भी रेस्ट में ही रहेगा। ये स्टैटिक का मतलब होता है। डायनेमिक का मतलब एक सर्टेन वेलोसिटी है और उसी वेलोसिटी से वो चले जा रहा है ना। जो ये वाला एग्जाम्पल है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब तुम पे दो या 4 या 5 या 10 फोर्सेज लग रही हैं और एक दूसरे को वो कैंसिल कर दे रही है। तो ना तो तुम घूम रहे हो, भाई एक केस है घूमने का भी, तो ना तो तुम घूम रहे हो और ना तो तुम चल रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब फोर्स लगती है तब स्पीड बदलती है। अगर स्पीड नहीं बदल रही है मतलब फोर्स नहीं लग रही है, और अगर फोर्स नहीं लग रही है मतलब सारी फोर्सेस कैंसिल हो रही है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का यह मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो बदलेगी नहीं। मतलब एक बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू 0। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस में वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि चाहे नहीं कि बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रही है, उसके वजह से उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, उसका स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है, मोशन में है वो, बट उस पर फोर्सेज लग रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। बस ये है। इसको हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लो। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, पहले भी रेस्ट में था, फोर्स लगने के बाद भी रेस्ट में है ना। मैंने यहाँ से 10 न्यूटन से खींचा, यहाँ से 10 न्यूटन से खींचा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया दोनों फोर्सेज ने।
तो ये बॉडी हिली नहीं, पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में, तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। When a body remains in its state of rest under the influence of several forces, the body is said to be in static equilibrium. ठीक है, इतने सारे पेज डाल दिए यहाँ पे, मतलब ही नहीं था। When a body remains in its state of motion, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, चल रहा है और उस पर बहुत सारी फोर्सेस लगी, तब भी वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सारी फोर्सेस के इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है ना, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, थिकनेस थोड़ी घटा देते हैं, हैंड राइटिंग बनेगी। जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो होता है दो तरह का, मतलब स्टैटिक डायनेमिक तो पढ़ लिया, वो स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट पे बेस्ड है, लेकिन ये असली चीज़ है, वो कहने वाली बातें हैं, बस बोल दिया हाँ ये तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्या अचीव कर रहे हो तुम बोल के, इससे अचीव करोगे। तो यार जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0 होता है। टाउ मतलब मूवमेंट, मतलब क्या है इसका समझते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ से खींचा 10 न्यूटन से और यहाँ से खींचा 10 न्यूटन से। तुम लंबे से हो, तुम्हारा सर एक मोटे अंकल ने 10 न्यूटन से खींचा और तुम्हारे पैर एक दूसरे मोटे अंकल ने दूसरी दिशा में 10 न्यूटन से खींचा, ऐसे सोचो। ठीक है, अब यार कहने को तो तुम पे इक्वल फोर्स लग रही है और वो भी दो अलग दिशाओं में, तो जब मैं एफ नेट लिखूँगा, एफ नेट उसको मैं लिखूँगा 10 + -10, है ना। मान लो ये दिशा पॉजिटिव है, ये दिशा नेगेटिव है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैं एफ नेट को 0 बता दूंगा, है ना। तो कायदे से तो तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, पर हमें पता है कि यहाँ पे बॉडी घूमने लगेगी, है ना। जो हमारी बॉडी होगी वो घूमने लगेगी, भले ही तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम लेफ्ट राइट कहीं हिलोगे नहीं, पर तुम घूमने लगोगे। सोच रहे हो, घूमने लग गए तुम घूमने लगोगे, है ना। ये बॉडी ऐसी हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी, एंगल पे टिल्ट हो जाएगी, घूम जाएगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो था, मतलब कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम तो था, है ना। फोर्सेस तो नेट 0 थी, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टॉर्क है, देखो ये वाला जो इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा, वो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो ये नेगेटिव टॉर्क होगा। और जो ये वाले फोर्स के वजह से टॉर्क बनेगा, वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहेगा, तो ये भी नेगेटिव बनेगा। तो जब हम नेट टॉर्क निकालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा और ये नेट मोशन कैसे करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो ये फोर्सेस के इक्विलिब्रियम में तो है, पर ये मोमेंट के इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आई बात?
इसका मतलब समझ में आया? सिग्मा का मतलब होता है नेट, नेट सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसके इक्विलिब्रियम में हूँ, फोर्स के इक्विलिब्रियम में हूँ, बट मैं टॉर्क के इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ। मैं टॉर्क के इक्विलिब्रियम में नहीं हूँ। इसी को कहते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पढ़ लेते हैं आगे जाके। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। इसको समझ लेते हैं। मान लो ये बॉडी यहाँ पिवटेड है, मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाई F, जिसके वजह से एक टॉर्क क्रिएट हुआ, एक मोमेंट क्रिएट हुआ τ1, और मैंने एक फोर्स ऐसे लगाई F2 और उसके वजह से टॉर्क क्रिएट हुआ τ2, ठीक है। और फिर मैंने एक फोर्स ऐसे लगाई F3 और इसके वजह से जो टाउ क्रिएट हुआ वो τ3, और एक मैंने ऐसे लगाई F4 और इसके वजह से जो हुआ वो τ4, ठीक है। अब इस वाली फोर्स के वजह से और इस वाली फोर्स के वजह से ये ऐसे घूमना चाहेगा, और इस वाली फोर्स के वजह से और इस वाली फोर्स की वजह से ये ऐसे घूमना चाहेगा। तो ये जो दो टाउ होंगे वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लड़ भिड़ेंगे, और जो जीतेगा उसकी दिशा में वो घूमेगा। तो भाई मैं टाउ नेट को बोल सकता हूँ τ1, ये वेक्टर क्वांटिटी है, τ2, τ3, τ4। मैं तुम्हें ये बता दूं, ये मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जो हमारा ये टाउ होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। बस वही वेक्टर होता है, तुम इतना समझ लो, तुम्हारे कोर्स में इतना ही है, ये वेक्टर है। अब वेक्टर की दिशा होती है, वेक्टर को हम साइन देते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था साइन कैसे दिया जाता है। जो F2 होगा और F3 होगा उनके वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है, तो और F2 और F3 वाले टॉर्क को हम नेगेटिव बोलेंगे। तो जो हमारा τ1 और τ3 है ये नेगेटिव है, ये और ये नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा -τ1 -τ3 प्लस τ2 प्लस τ4। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, इक्विलिब्रियम में जो टाउ नेट होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि बॉडी घूम ही नहीं रही ना। टाउ नेट मतलब टाउ क्या बताता है, घुमाव। अगर बॉडी घूम ही नहीं रही है मतलब टाउ नेट ज़ीरो। इसका मतलब जो हमारा LHS हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो τ2 प्लस τ4 इज इक्वल टू τ1 प्लस τ3 हो जाएगा। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ये दो एंटी क्लॉकवाइज वाले थे, ये वाले क्लॉकवाइज थे, और ये वाले एंटी क्लॉकवाइज थे। सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें, बस ख़त्म हो गई तुम्हारी कहानी। कपल वाली बात थी, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। अगले लेक्चर में तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा देंगे और तुम्हारे न्यूमेरिकल करा देंगे। कपल में टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। मान लो एक रॉड है और इस रॉड पे मैंने एक जगह, मान लो ये तुम हो ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, और तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आया है, ठीक है, और तुमको ऊपर से पापा खींच रहे हैं F न्यूटन की फोर्स से, और नीचे से मम्मी खींच रही है F न्यूटन के फोर्स से। अब क्योंकि F1 प्लस F2, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि भाई दोनों इक्वल फोर्स है, दोनों इक्वली गुस्सा हैं तुम्हारा रिजल्ट देख के, तो दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे होंगे। तो दोनों इक्वल फोर्स से अगर खींच रहे हैं, इसका मतलब तुम ना तो लेफ़्ट जाओगे ना तो राइट, बट क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्योंकि
तुम इन दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, और ये भी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, तो जो तुम्हारा टाउ होगा वो नॉन ज़ीरो होगा और तुम घूमने लगोगे। और इस कपल का फॉर्मूला होता है F/D। ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगाई और इस पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, मान लो ये वाली फोर्स यहाँ पे फोर्स लगा दी, ठीक है। इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो D है, तो यहाँ पे मैंने पिवट मान लिया, मान लो, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है वो D/2, ये जो डिस्टेंस है वो D/2, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, इस वाली फोर्स की जो वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा F/D/2, और इस वाली की वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा F/D/2। इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास FD आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू अ कपल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। कोई ये बोल रहा है कि मैंने सेंटर से क्यों लिया, तो सेंटर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये F है, मान लो ये भी F है, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं हम। ये जो डिस्टेंस है इसको हम X बोल देते हैं, इसकी लेंथ मान लो D है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो D-X हो जाएगा। तो इस फोर्स के कारण जो कपल होगा वो होगा F/D-F(x), और इस वाली फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा F(x). इन दोनों को तुम ऐड कर दोगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर अभी भी FD आएगा, ठीक है। कपल में एक और कंडीशन होती है कि दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है। पैरेलल फॉर्म अ कपल, पैरेलल फोर्सेज होती हैं, परपेंडिकुलर भी नहीं, पैरेलल फोर्सेज होती हैं, ठीक है। D इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। मान लो कि एक बॉडी ऐसे है, एक फोर्स मैंने ऐसे बनाई और एक फोर्स मैंने ऐसे बनाई, तो मैं यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस नहीं लूँगा, ये डिस्टेंस D नहीं लूँगा मैं, ठीक है। मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करूँगा और फिर यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस उठाऊँगा D, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन। ये तुम्हारा कपल भी कवर हो गया। तो भाई हमारा जो चैप्टर टॉर्क है उसमें हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स वाला पार्ट आज ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी करा दूंगा, और जो न्यूमेरिकल से परेशान है न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करा देंगे भाई, परेशान मत हो, बहुत आसान निकलने वाली है 10th क्लास, ठीक है। तो मिलेंगे भाई अगले वीडियो में, ठीक है, वीडियो नहीं, वीडियो लेक्चर में, है ना। तो वील मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। पढ़ते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।